ये पहले तो प्रियंका भाई बात कर लेते हैं, क्या लगता है आपको अचानक इतने हंसते खेलते बातचीत राहुल गांधी के साथ तो हमने कभी तस्वीर नहीं देखी। देखिए आशुतोष, आप मैं भी पार्लियामेंट में काफी सालों से कवर कर रहा हूँ। जब से मोदी जी आए हैं तो पहली बार ऐसी पिक्चर दिखाई दी है कि बिरला जी के जी। कमरे में तो एक ही सोफे पर प्रधानमंत्री और स्पीकर एक ही सोफे पर बैठे हुए हैं, और उनके सामने राजनाथ जी के साथ प्रियंका जी बैठी हुई हैं, और उसको कह रहे हैं चाय पे गपशप, चाय पे चर्चा जैसे करते हैं मोदी जी। वो वहां पर पार्लियामेंट के अंदर सेशन खत्म हुआ, चाय पे चर्चा हुई। इसके मायने कुछ भी निकाल सकते हैं। एक तो ये है कि मोदी जी ने एक दिखाया कि हम एक सेशन हुआ जिसमें नेहरू जी के ऊपर अटैक हुआ, सब कुछ हुआ, तो उनके जो खानदान से जुड़ी बेटियां है उसको बुला करके बात की जाए। और क्योंकि राहुल गांधी थे नहीं तो देश के अंदर, इसलिए वहां पर प्रियंका वहां पर थी। कांग्रेस अध्यक्ष भी नहीं थे, तो प्रियंका को चुन करके भेजा गया। इसलिए लगता है, मैंने पहले भी आपसे उस दिन बात कहा था कि पार्लियामेंट के अंदर कौन लीड करेगा डायलॉग गवर्नमेंट के साथ, प्रियंका गांधी को आगे रखने की कोशिश की जा रही है। एक स्ट्रेटजी का है कि एक गरम दल नरम दल की बात है कि बेटा जो है राहुल गांधी वो अपने एग्रेसिव पोस्चर में रहेगा, और प्रियंका गांधी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर पार्लियामेंट्री जो बायलैटरल डिस्कशन होती हैं या इसको आप कह सकते हैं बाई पार्टीजन होते हैं, तो उसके ऊपर डिस्कशन के अंदर प्रियंका गांधी कांग्रेस को लीड करेगी। पर जिस तरह का माहौल वहां बनाया गया था, बाकी भी लोग थे, समाजवादी पार्टी के लोग भी थे, बाकी विरोधी दल भी थे, मिनिस्टर भी थे, परंतु वहां पर राजनाथ जी के साथ बिठा देना उनको, एक ही महिला थी, मेरे को और कोई दिखाई नहीं दी थी। तो आपका ये असेसमेंट ये है कि नई परिवर्तन है कि नहीं है? क्योंकि जो बाय नेचर दोनों तरफ से मोदी जी और अमित शाह बड़े अग्रेसिव किस्म के लोग हैं, वहां पर बैठे थे चुप करके और इसके डायलॉग में इंडल्ज करना चाहते हैं। ये बड़ा स्पष्ट है कि प्रियंका गांधी से बातचीत करने में वो अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। ये एक मैसेज आता है कि राहुल गांधी से बातचीत करने में उनको परेशानी है, प्रियंका के साथ बातचीत करने में उनको कोई परेशानी नहीं है, उनके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। ये मैसेज देने की कोशिश की, क्या ये भी कहा जा सकता है कि दरअसल ये एक पार्टी के अंदर यानी राहुल और प्रियंका के बीच में कोई दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, आप इसको देख सकते हैं कि मोदी जी के आप कुछ भी, मोदी जी चाणक्य भी काम करते हैं, कई बार कौटिल्य का भी काम करते हैं। तो मोदी जी वहां पर, मोदी का प्रेजेंस रहना और प्रियंका का वहां प्रेजेंस रहना, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्लानिंग की गई किस तरीके से। जैसे कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्लानिंग की है या मोदी जी की तरफ से की गई होगी कि किस तरीके प्रियंका वहां पर आनी चाहिए और रखना चाहिए कि हम इतने एग्रेसिव नहीं है। ये पार्टी की तरफ से भी, रूलिंग पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से एक मैसेज दिया जा रहा है कि हम अपोजिशन के साथ इस बार जैसे सेशन चला, सेशन के अंदर 15 दिन का सेशन चला, कई घंटे 92 घंटे डिस्कशन हुई। आपने देखा उसके अंदर 6 घंटे के हिसाब से रोज भाषण भी हुए। हालांकि एक ही इश्यू पर 11 घंटे लगे, दूसरे के ऊपर 9 घंटे लगे। परंतु 15 दिन के सेशन के अंदर जो शॉर्टेस्ट सेशन, विंटर सेशन हिस्ट्री में रहा है पिछले कई सालों से, उसके अंदर ज्यादा कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ, एक ही दिन वॉकआउट हुआ। तो जो आपने कहा कि उस हिसाब से मेरे को लगता है कि ये स्ट्रेटेजी थी, मैसेजिंग दो थे, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या रूलिंग पार्टी की ये थी कि हम अपोजिशन के लिए बात करने के लिए तैयार हैं, जो पहले वो होते नहीं थी। जब बैठते थे प्राइम मिनिस्टर किसी मीटिंग में जाते नहीं थे, पहली बार वहां पर मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर भी आए कई सालों के बाद। और दूसरा ये था कि कांग्रेस की तरफ से, हमारी तरफ से कोई पार्लियामेंट डेलीगेशन में पार्लियामेंट डायलॉग होगा, जहाँ ऑल पार्टी की मीटिंग जी। होंगी, उसमें शायद राहुल कम दिखाई देंगे, प्रियंका ज्यादा दिखाई देंगी। ये कांग्रेस की तरफ से स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर स्पष्ट होती है। तो पार्लियामेंट किस तरह से चले, कन्फ्रंटेशन की बजाय कंसेंसस बनाने की बात हो, जो मुश्किल लगता है मेरे को जिस तरह से। अभी तो एक चुनाव आने, वेस्ट बंगाल के आने वाले हैं, उसके बाद कुछ और होगा। परंतु ये एक थोड़ा परिवर्तन दिखाई देता है 10 साल में पहली बार, जहां पर गांधी परिवार और बीजेपी के बीच में कोई डायलॉग आरंभ किया गया है, जहां इकट्ठे बैठ करके, मैंने कई बार कहा है कि ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी में डायलॉग ही नहीं, संवाद ही नहीं है। प्रदेशों में भी नहीं है, प्रधानमंत्री लीडर और ऑपोजिशन नहीं मिलते किसी सोशल फंक्शन में, लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रधानमंत्री से नहीं मिलते, रूलिंग पार्टी के लोग मीटिंग नहीं करते। ये एक शुरुआत हुई है, छोटी सी है, पर ऊपर से शुरू हुई, यानी कि प्रधानमंत्री से शुरू होती है। मेरे को लगता है आगे, जैसे आपने कहा गड़करी, प्रियंका जी ने हाउस के अंदर कहा, अब इसके अंदर पॉलिटिक्स जी। अपना इंटरप्रेशन कर सकते हैं। जो मोदी जी की जो अपने गडकरी जी को पसंद नहीं कर सकते, वो कह सकते हैं कि पहले अपॉइंटमेंट मांग रही थी, जून से मांग रही थी, उन्होंने कहा कि जून से मैं अपॉइंटमेंट नहीं दे रही थी। तो ये स्ट्रेटेजी होगी कि आप हाउस में रेज करिए, तब मेरे को कहना पड़ेगा मिलूंगा भाई। हाँ, मैं कैसे कहता हूँ नहीं मिलूंगा, प्राइवेटली उनका लेटर गया तो नहीं मिलेंगे। अगर हाउस में प्रियंका गांधी रेज करती हैं, एकदम बोलना पड़ेगा, तब प्राइम मिनिस्टर नाराज भी नहीं हो सकते। ये भी जी। स्ट्रेटेजी हो सकती है।
प्रियंका गांधी वहां कर खड़े होकर कहीं कि बिल्कुल। मैं इतना टाइम मांग रही हूँ अपनी वायनाड के लिए, उससे तुरंत बाद एक मीटिंग भी हो गई, वहां पर वीडियो भी बनवा दिया गया। ये सब एक स्ट्रेटजी का पार्ट है, जिसके अंदर लगता था कि प्रियंका गांधी को मिनिस्टर नहीं मिल रहा। ये भी है कि कोई मिनिस्टर किसी कांग्रेस के नेता को मिलता नहीं है, अपने मंत्रियों बीजेपी के नेता से नहीं मिलते। तो जब मिनिस्टर के पास, हर एमपी का एक राइट है जाकर के मिनिस्टर के पास जाकर के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बातें रखना। वो वायनाड की बात कर रही हैं, उनको नडकर्जी साहब नहीं मिल रहे थे, तो कोई ना कोई परेशानी होगी। ये मेरे को लगता है बड़ी स्ट्रेंज जी है कि पार्लियामेंट के अंदर कहना कि मेरे को मंत्री नहीं मिल रहा और मंत्री तुरंत मिल जाता है। ये कोई, ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेटजी के अंतर्गत हुआ है। उसके बाद गांधी परिवार से नितिन गडकरी मिले, उनको पहले डर लगता होगा शायद। अब उन्होंने पार्लियामेंट में जी कह दिया, तो वहां पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पे जब आ गया तो कह नहीं सकते कि मैं नहीं मिलूंगा। प्राइम एमपी का राइट है मिनिस्टर को मिलना। जी बिल्कुल। लेकिन ये बताइए सर, अगर प्रियंका राहुल से अगर बातचीत को आगे बढ़ाएं, ये जो मनरेगा था, इसमें महात्मा गांधी का नाम बदलने की क्या जरूरत थी? ये तो एक सीरीज है, ये चल रही है देश के अंदर। मैंने पहले भी बताया कि कई आइकॉन जो हिस्ट्री के हैं, अब महात्मा गांधी का नाम हटा करके, पहले सवाल तो ये है कि पहले आप सवाल ये भी उठ सकता है कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी का काम क्यों लगाया, पर नरेगा था सिर्फ। अब 2000 इलेक्शन से पहले आपने महात्मा गांधी जोड़ दिया, तो वो क्वेश्चन तब नहीं उठा था कि महात्मा गांधी का नाम क्यों जोड़ा। अब जब हट गया तो उठ रहा है क्वेश्चन। दोनों तरफ से पॉलिटिक्स हुई थी, अगर पॉलिटिक्स मानते हैं, मैं नहीं मानता इसको पॉलिटिक्स। परंतु जब नरेगा को एमजी आपने मनरेगा किया, जी तो उसके पीछे महात्मा गांधी का नाम जोड़ने की क्या आवश्यकता थी, मेरे को हिस्ट्री याद नहीं है। तो परंतु उसके बाद तुरंत इलेक्शन हुए, तो गांव से महात्मा गांधी को जोड़ना, महात्मा गांधी के नाम से हम कुछ कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी का कॉन्ट्रडिक्शन मेरे को समझ नहीं आती। महात्मा गांधी को सरेआम गालियां भी देते हैं, फिर उनकी समाधि पर भी जाते हैं हर साल, फिर उसके बाद हर जगह जितने विदेशी लोग आते हैं उनको लेकर के जाते हैं। तो बदलने की जरूरत है कि ऐसी एक बन गई है कि न कहने कहीं नए नाम रखने हैं। रखा इसलिए था नया नाम क्योंकि उसका पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर लिया उन्होंने, कि 100 से 125 जी दिन कर दिए। बाकी उसके अंदर और भी स्टेट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी। तो बिल के अंदर बहुत भारी फेरबदल करनी थी, तो उसके साथ नाम भी उन्होंने बदल दिया। परंतु नाम के पीछे महात्मा गांधी का नाम ड्रॉप करना पॉलिटिकल डिसीजन है ये, बिल्कुल। ये कोई ऐसा नहीं है कि बिल को जस्टिफाई करने के लिए छोड़, क्योंकि उसमें एक तो बिल को नाम महात्मा गांधी का नाम दर्ज करना, तो किससे रिप्लेस करेंगे? इंग्लिश हिंदी मिक्स करके कर दिया, जी राम जी। तो जी राम जी का नाम लाना, उसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है, ये सोची समझी बात है। ये बीजेपी के लोग कर सकते हैं कि हर चीज में कहीं ना कहीं राम या भगवान या कुछ लेकर के ले आना है। तो उसके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी थे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी थे। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ये था कि महात्मा गांधी का नाम ड्रॉप करना है और किस तरह से राम का नाम उसके इंट्रोड्यूस करना है। मिशन भी इंट्रोड्यूस कर दिया। हालांकि पार्लियामेंट के अंदर वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स नहीं होते, कर दिया। तो जी कर दिया उसके अंदर आपको बनाना किस तरीके से, महात्मा राम को जी राम जी। गांव में हम रहते हैं, मैं जहाँ मुसलमान लोग हैं, मेरे हमारे दोस्त हैं, वो सुबह सुबह हम उठते हैं, प्रधान वहाँ का मुसलमान है, कहता है राम राम जी। तो ये पुरानी परंपरा हमारे देश के अंदर, राम राम जी सेकुलर कंट्री है, बाकी राम राम जी शुरू में बोलते अब बंद हो गया है। तो इसके पीछे बड़ा स्पष्ट है, एक तो पॉलिटिकल मोटिव ये था कि महात्मा गांधी का नाम ड्रॉप करना है। दूसरा ये था कि राम जी को कहीं ना कहीं ला करके खड़ना है। इकोनॉमिक मोटिव ये कि खर्चा इसके ऊपर कम करना है, चाहे 100 से 125 दिन आप कर देंगे। और स्टेट गवर्नमेंट को किसी तरीके से ऐसा कर दो कि स्टेट गवर्नमेंट जो नॉन ऑपोजिशन स्टेट गवर्नमेंट है, उनके पास पैसा नहीं है, उनको बैंकरप्ट कर दो, उनके साथ पैसा मत दो, जिससे कि 40%, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से आप जितनी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा बहुत जाता है। बाकी जी स्टेट से उन्होंने अभी तक कह रही है, शिकायत कर रही है कि हमारे को नहीं आता। तो इकोनॉमिक फॉर्मूला ये था कि आप उनको स्टार्व करो फंड से, वो स्कीम को चला नहीं पाए, और जो अच्छे प्रदेश हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, वो अपनी स्कीम को चला दें, सरकार की समर्थन मिलता रहे। तो इस बिल के पीछे बड़ा लंबा ऑब्जेक्टिव है, और एक ही दिन के अंदर पास कराना उसको। अपने आप जल्दी क्या थी आपकी फाइनेंशियल, वो कहते हैं कि बजट आने वाला है, एक्स्ट्रा डिमांड मांगने हैं, वो भी बात बनती है। पर 100 से 125 अच्छी बात है, अकाउंटेबिलिटी उसके अंदर ज्यादा होगी, कुछ उसके अंदर फीचर बहुत अच्छे हैं जो होने चाहिए। पर मेरे दिमाग में तो ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे अगर आप मनरेगा की या एमपी लैड फंड्स की, कई मिसयूज हुए, ऐसे ही पैसे जा रहे हैं, काम हुआ ही नहीं है, उसकी मेजरमेंट है ही नहीं कोई। मनरेगा के अंदर या नरेगा के अंदर या जो जी राम जी में जो काम होता है, उसकी जी अकाउंटेबिलिटी क्या है, काम होता है कि नहीं, लाखों करोड़ रुपए खर्च जाते हैं। परंतु नाम बदले बदला गया मिलता है। ये प्योरली इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक मकसद था, आखिरी दिन ला करके इंट्रोड्यूस कर दिया आपने, आपकी लिस्ट में पहले था नहीं, अपोजिशन को पहले बताया नहीं। तो
ये जो शुरू से चलता आ रहा है कि सरप्राइज एलिमेंट देना है हमारे को ओपोजिशन को, ये पार्ट ऑफ द मोदी स्ट्रेटजी है कि ऑपोजिशन को डिफेंसिव पे रखना है। सर एक बात बताइए, जब मनरेगा था तो उसमें 90-10 का रेशियो था, ये जो 60-40 का रेशियो किया गया है, क्या आपको नहीं लगता कि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं इसको इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाएंगी और वैसे भी इस योजना अपने आप पे बेकार हो जाएगी? नहीं, अल्टीमेटली तो देखिए खर्चा इतना बढ़ता चला जा रहा है, हमारा डेट बढ़ गया इतना सारा, 3-4-5-6 गुना बढ़ गया है, फॉरेन डेट भी बढ़ गया है, डोमेस्टिक भी बढ़ गया है, जितनी हमारी इनकम है जितना हमारा बजट एक साल का सारा का सारा लगभग इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। तो उसके ऊपर लगता है कि उसको कंट्रोल करने के लिए जो अर्थशास्त्री जो बैठे हैं सरकार के अंदर, वो तो सरकार जो कहेगी हमने खर्चा कहाँ से आएगा, तो खर्चा कहाँ से कम करोगे, ऐसी स्कीम पे खर्चा कम करना शुरू कर दो जिसका एकदम, क्योंकि हम बैंक ट्रांसफर डायरेक्ट जो कर रहे हैं रिप्लेस किए जा रहे हैं। मनरेगा के अंदर तो काम होता है, सड़क बनी नहीं बनी, कुआं खुदा के नहीं खुदा, किसी को क्या पता कि कुआं खुदना भी इसका एक पार्ट है, कच्ची सड़क को पक्की करना ये भी इसका पार्ट है। वहां पर मनरेगा गांव के अंदर जाकर के प्रधान के माध्यम से जो करते हैं, कई जगह बहुत करप्शन केसेस थी, तो इसको प्रूव करना, इसको कम करना, मैं उसके साथ सपोर्ट के अंदर हूँ। परंतु जो आप कह रहे हैं कि स्टेट के पास नहीं होगा, तो ये बात ठीक, मैंने पहले भी कही कि ऑब्जेक्टिव यही है कि स्टेट्स इनकी भी तरह है ना उसके अंदर बीजेपी की, पर बीजेपी की स्टेट का एक फायदा है कि उनको सेंटर से बाकी ग्रांट ज्यादा मिल जाती है, कोई ना स्पेशल प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं, कुछ ना कुछ हो रहता है, तो हर रूलिंग पार्टी अपनी स्टेट्स को पैटर्नाइज करती है, उसको देती है। परंतु इसके अंदर ये जरूर होगा 40% उनके पास पैसे हैं ही नहीं। अब जीएसटी के माध्यम से ही पैसा आता है, हर स्टेट गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जीएसटी है, क्योंकि वो पहले टैक्स लगाते थे सरकार की असेंबली के ऊपर, तो पॉपुलर अनपॉपुलर हो जाते थे। अब स्टेट के अंदर कभी कोई बिल, फाइनेंस बिल के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर वहां का बजट पेश करता है, टैक्स की बात बिल्कुल नहीं होती, क्यों टैक्स सारा का सारा सेंट्रलाइज हो गया, जहां पर सारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर बैठते हैं और हमारी सेंटर के फाइनेंस मिनिस्टर बैठती है, वो बाबू लोग मिलकर के टैक्स स्ट्रक्चर डिसाइड कर लेते हैं। तो इसलिए 40% जो इसके अंदर आता है सेंट्रल ग्रांट से, स्टेट्स के जिनके पास जो कमजोर हैं, जिनके रिसोर्सेज कम हैं, जो पिछड़े हैं, जो रीजनल इम्बैलेंसेस के अंदर अभी भी प्रदेश करीब हैं, वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उनको नुकसान जरूर होगा। जितना थोड़ा बहुत, अगर 100 रुपए में से राजीव गांधी का था तो 1 रुपए में से 85 पैसे नहीं जाते, अब शायद 50 जा रहे होंगे, 75 जा रहे होंगे। हालांकि बीजेपी का कहना कि 100 के 100 जा रहे हैं, मैं इस बात को नहीं मानता कि इस कंट्री के अंदर डीएनए में करप्शन है, तो इसलिए कहां तक रोकेंगे उसका, अगर जाकर तो ये जो काम नीचे हो रहा था, कई जेन्युइन काम जो हो रहा था, वो भी थोड़ा स्लो हो जाएगा, स्टेट्स के पास पैसा नहीं है। बट सर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि कहां पर आपको इस योजना को लागू करना है। पहले यह था कि अगर कोई आदमी अनएम्प्लॉयड है, अनस्किल्ड है और उसके पास जॉब नहीं है, तो जाके डिमांड कर सकता था और देना कंपलसरी था। अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट जाके तय करेगी कहां करना है, और कोई आदमी अगर डिमांड करेगा तो भी उसको नहीं मिलेगा। ये क्या है? इसके पीछे बड़ी बैकग्राउंड है, क्योंकि हम लोग कई बार रिसर्च नहीं करते कि आजकल डिजिटलाइजेशन हो गया है, आप सब चीजें आपके पास एकदम रियल टाइम के पास अब तक है। अब कई बार कागजों में दिखा देते हैं कि हमने सड़क गांव के इस गांव से दूसरे गांव से जोड़ा, आपने वहां पर कोई पुल बना दिया साथ में छोटा, या पुलिया बना दी, या आपने कुछ और चीजें कर दी यहाँ पर, और वो कभी रिकॉर्ड पे होती नहीं थी। अब उनके पास सब डेटा अवेलेबल है, क्योंकि आप रियल टाइम में डेटा किसी भी गांव का दे सकते हैं कि वहां पर तालाब है कि नहीं है, रीजनरेट करना है कि नहीं आपको करना है, पटरी बननी है कि नहीं बननी है, कुआं है कि नहीं है, वहां पर बारात घर है या नहीं है, इस तरह की चीजें होती हैं जो बनती है इंस्टीट्यूशन। तो वो बोगस फिगर बहुत आ रही थी। अब सरकार तय करेगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मिलकर के, इसके अंदर मशीनरी डेवलपर गाइडलाइंस आएंगी, उसके अंदर कौन करेगा कि एमएलए वहां का सरपंच होगा, सरपंच और पार्टी के पंचायत के माध्यम से खर्चा होगा सारा का सारा, ट्रांसफर पंचायत के पास जाएगा। तो इससे ये है उद्देश्य ये भी हो सकता है कि आप कई बार डिस्क्रिमिनेट करेंगे, जहाँ की रूलिंग पार्टी है उनको लगता है कांग्रेस का एमएलए है वहां, उसके यहाँ नहीं होना चाहिए खर्चा, तो कहेंगे इस गांव में इसकी जरूरत नहीं है, बाकी गांव में जरूरत है। एक ओपन हुआ डिस्क्रिमिनेशन इसके ऊपर होगा कि रूलिंग पार्टी चाहे बीजेपी की है जो कांग्रेस की है, उसके पास रूलिंग पार्टी के पास ये ऑब्जेक्टिव है, और डीएम के पास भी हो सकता है, डीएम कहेगा नहीं जी यहाँ नहीं होना चाहिए, वहां चाहिए जी। तो इससे ये कि सरकार चुने कहाँ होगा, पंचायतों के ऊपर छोड़ देना चाहिए था, उसको मॉनिटर करना चाहिए था, वहां की पंचायत क्या करना चाहती है या वहां का एमएलए क्या करना चाहता है, उसको क्रॉस चेकिंग करिए, वेरीफाई करिए, अकाउंटेबिलिटी करिए। केंद्र से डिसाइड करना, मेरे को उसका स्ट्रक्चर अभी पता नहीं है, अगर ये है कि केंद्र के लोग डिसाइड करेंगे तब तो बहुत गलत है। अगर स्टेट लेवल पे डिसाइड होना है
तो वहां पर पंचायत के ऊपर ही छोड़ना चाहिए कि इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि पंचायत लेवल पर डायरेक्ट पैसा जाएगा और वहां डायरेक्ट स्पेंडिंग होगी, वहां पर डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन होगा, वहां की सुविधाएं सुधरेंगी, शौचालय बनने हैं या आपको कुछ और बनाना है या पानी लगना है, पानी के नल जाने हैं, ये सब उसके अंदर होता था। अल्टीमेटली ये था गांव के लोगों को रोजगार देना, रोजगार जोड़ना है गांव की जरूरत के साथ। वहां पर बैठा हुआ 125 दिन अगर आप उसको काम देना है तो उसके तो काम क्या देना ये कौन डिसाइड करेगा? ये गांव के लोग ही डिसाइड करेंगे। इसलिए गांव के सरपंच के माध्यम से ये सब काम होना चाहिए। कंट्रोल जिसके ऊपर आप करेंगे फिर उसमें तो ब्यूरोक्रेसी आ जाएगी, डिले होंगे प्रोजेक्ट्स। तो मेरे को लगता है अगर ये सर एक सवाल यहाँ पे ये भी है क्या इन दिनों बड़ी चर्चा है कि आने वाले दिनों में कैबिनेट का पूरा नक्शा बदला जा सकता है। अच्छा, अब आप आपको तीसरे क्या सब्जेक्ट लगता पे है, आ गए? वाकई में बड़े पैमाने पे चेंजेस होंगे? जी, तीसरे विषय पे आ गए आप? जी जी, तीसरा विषय हो गया ना ये। नहीं, फेर बदल देखो जी, कांग्रेस उन्होंने अपना क्या प्रेसिडेंट बनाया नहीं अभी तक, हालांकि वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया, उसके पीछे अपनी अपनी थ्योरी हो सकती है कि सेकंड टाइम वर्किंग प्रेसिडेंट बना है। पहले अमित शाह जी बने थोड़े दिन के लिए, उसके बाद अब ये बने हैं। अब ये पहली बार बीजेपी जनसंघ की हिस्ट्री में कि जो कोई ऐसा व्यक्ति बन गया जिसकी आरएससी की कोई बैकग्राउंड नहीं है, एक किस्म की शाखा पे कभी गए कि नहीं कि मेरी नॉलेज नहीं है, परंतु युवा मोर्चा के साथ जुड़े हुए थे, सबसे यंगेस्ट है और क्वालिफिकेशन ये है कि रिकॉर्ड तोड़ दिया उसके अंदर, सबसे यंगेस्ट वर्किंग प्रेसिडेंट और सबसे कम पढ़ा हुआ यंगेस्ट प्रेसिडेंट। ये तो इसके बाद परिवर्तन जरूर होंगे क्योंकि वहां पर उनको वहां से इस्तीफा देना पड़ेगा मंत्री पद से, और यहाँ बैठ करके जितने मंत्रिमंडल का रीशफल होने की बात तो है, कई साल से चल रही है कि इस सरकार ने, मोदी सरकार के अंदर एक रिकॉर्ड भी तोड़ा है। 11 साल से गडकरी जी एक ही महकमे में बैठे हुए हैं, 6-7 साल से राजनाथ सिंह जी बैठे हुए हैं, 6 साल से होम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बैठे हुए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हुए हैं। तो 7-8 मिनिस्टर ऐसे हैं जो 10 साल से एक ही पोस्ट पर बैठे हुए हैं। ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ इंडिपेंडेंस से। तो मोदी जी भी हैं 11 साल से, ठीक है, और इंदिरा जी भी रही थी 11 साल तक लगातार, नेहरू जी भी रहे थे, परंतु पोर्टफोलियो बदलते रहते थे। जरूरत तो है पोर्टफोलियो क्योंकि घिस जाता है आदमी, नया आइडिया आने चाहिए, नए लोग आने चाहिए। अगर मोदी जी का आइडिया ये है कि नई जनरेशन को लाना है तो उनकी कैबिनेट में 70 साल से ऊपर के लोग, पहले उन्हें रखा था 75 से ऊपर, कई लोग, कलराज मिश्रा को हटा दिया था, कई और लोगों को हटा दिया था। अगर जो कांग्रेस जो वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया उन्होंने उसी को आगे बढ़ाना है तो ये अपेक्षा की जा सकती है कि आप 50 साल से नीचे वाले नए मिनिस्टर बनेंगे और उससे ऊपर वालों कईयों की छुट्टी हो जाएगी जो कई साल से वहां पर है। ये एक अंदाजा लगा, पर मोदी जी है तो कुछ भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वहां कुछ भी हो सकता है। परंतु कैबिनेट रेशियो मैंने कहा ना, इतने 10-10 साल से 11-11 साल से एक डिपार्टमेंट में लोग बैठे हुए हैं और अभी भी ऐसे डिपार्टमेंट में कई लोग कई 4-4 डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो लेकर के बैठे हुए हैं। तो परिवर्तन तो होगा, कब होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये मोदी जी डिसाइड कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। किसी ने कहा कि देखो वर्कर जो है, एक ऑर्डिनरी वर्कर वहां का प्रेसिडेंट बन गया पार्टी का, इसी पार्टी में हो सकता है, पर मैंने कहा उसका मैसेज बड़ा लंबा मैसेज है। और नड्डा जी ने जो कहा था कि हम अब सक्षम हो गए, हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो वर्किंग प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट उस तरह का एक इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चल रहा है। सवाल ये होगा कि अब क्या आरएसएस बिन बीजेपी चलेगी, आरएसएस मुक्त बीजेपी बनेगी और आरएसएस मुक्त मंत्रिमंडल भी बनेगा, ये देखने वाली बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।